हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग साइंस में फिजिक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में। आप किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम देते हैं तो आप यहाँ से प्रश्न देखे ही होंगे। तो उन क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सब प्रश्न का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 है कि न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। तो देखिए, न्यूटन की गति की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ का, तो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है और इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी अवस्था मतलब अपनी स्टेट अवस्था में रहता है, एक समान गति की अवस्था में, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल व्यवहार करने के लिए विवश न करे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो देखिए, साधारण यंत्र अगर हम बात करेंगे तो किसी व्यक्ति के द्वारा कम बल प्रयोग करने के लिए उतने ही मात्रा में काम करने की सहायता करता है। तो इस तरह से देखिएगा तो ऑप्शन बी में दिया है कि कम बल का प्रयोग करके भी उतने ही मात्रा में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, यूपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी सेंसेटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेती है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो गहरी सांस लेती है तो तराजू का रीडिंग है वो बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा जो व्यक्ति का वजन है अधिक दर्शाया जाएगा। जैसे कि 1 लीटर वायु मान लीजिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। जैसे कि 1 लीटर वायु अगर हम एयर की बात करेंगे तो 1.225 ग्राम वजनी होती है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन है ना 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वह बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 देखेंगे। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो देखिए, वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वह प्रक्रिया बल जो मतलब देखते हैं इसमें परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होती है, परंतु जिसका दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, उसे अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन हो गया, दूध में मक्खन निकालने की मशीन, ठीक है, ये सभी अपकेंद्रीय बल पर सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल पर। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है वो ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचलन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। तो वही इसका जो आपका है प्राचलन मशीन के जो कार्यप्रणाली का सिद्धांत, तो वह अपकेंद्रीयकरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी राशि सदिश यानी वेक्टर नहीं है। तो देखिए, वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, और एक बार और देख लेते हैं। जैसे जिन राशियों की व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सभी सदिश राशि है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिएगा आयतन आपका जो है वह अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि में क्या होता है कि इसमें केवल आपको परिणाम की आवश्यकता होती है, ठीक है, अदिश राशि। लेकिन सदिश राशि में अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि दिशा के साथ साथ परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आयतन, यानी डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि मतलब सदिश राशि है। तो सदिश राशि संवेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा, दाब, कार्य, ये सब कौन राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। बाकी ये सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। तो सदिश राशि इसमें देखिएगा तो आपका समय, चाल, दूरी, तो ये नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी विस्थापन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो वह द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, इसलिए द्रव्यमान बराबर संवेग बटा वेग होता है। बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी धन की आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल की निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो वह धन की किनारे की लंबाई जो है किनारे की जो लंबाई है वह मापन कितनी होगी। तो वह 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि धन का आयतन एल क्यू होता है और एक धन की एक भुजा है। तो इस तरह से बनाया गया है कि धन का पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 6y² है और प्रश्न के दोनों आपस में समान है, यानी दोनों इक्वल है। तो इधर भी इक्वल है तो इधर भी इक्वल है, तो इसका तो देखेंगे तो इसका जो मान हो जाता है यहाँ पे 6 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर
डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का आशय है, तो ऊर्जा संरक्षण का जो आशय है वह ऊर्जा न तो सृजन की जा सकती है और न तो विनाश की जा सकती है, बट वन टू अनदर ट्रांसफ़र की जा सकती है, मतलब एक रूपों से दूसरे रूपों में रूपांतरित की जाती है। तो इसका रूल है, सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो देखिए हवाओं की जो ऊर्जा होती है ना वो केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि विंड में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा और ऊर्जा के अन्य रूपों में जैसे विद्युत या आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत और स्थितिज गतिज दोनों, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है वायु शक्ति यानी विंड पावर ऊर्जा कौन सी रूप में विद्युत ऊर्जा परिवर्तन होती है, तो ये जो आपका रूप में परिवर्तन होती है वायु विंड, ये हो जाती है आपका गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक ट्रेन जैसी चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाती है, इसका कारण क्या है, तो इसका वही कारण है आपका, क्योंकि स्थिर का जो जड़त्व है, यानी ट्रेन में एकाएक चल रहे हैं, एक पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में यानी अटैचमेंट रहता है और यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी जो हिस्सा होता है वह स्थिरता में जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहने का प्रयत्न करता है। तो फलस्वरूप यह होता है कि यात्री शरीर के ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है जब एक बार चलने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है वह ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन है कि एक पूर्णतः यानी घर्षणहीन पृष्ठ सरफेस पर यानी खड़ा इन व्यक्ति के सीटी बजाने से अपनी गति में जा सकता है। दूसरा कारण है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें देखिए कथन ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता है क्योंकि कोई भी प्रकार की गति को घर्षण की आवश्यकता है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिनके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करेगा। ठीक है। तो आर से संवेग यानी संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेखन है जो कि पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि देखिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि सड़क पर चलने से हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण पर बल उत्पन्न होता है। इसमें सतह खुरदरी होने के कारण हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं, जो न्यूटन के थर्ड लॉ का मतलब फॉलो होता है अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं, एक क्रिया के अनुसार विपरीत प्रक्रिया। इसके बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर जो चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कथन पर उनके किनारे में निष्कर्ष पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है कि जो भरी हुई गाड़ी यानी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देने पड़ता है। निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष इसका क्या होगा, तो एक बार गाड़ी चले पड़ने पर बाद घर्षण कम हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव में 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, तो वह हो जाएगा 10 गुना। यहाँ पे एक्सप्रेशन है, देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक ट्रेन, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः एक्स वाई जेड की दूरी पर रुके, तो उसका क्या होगा, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यदि किन्हीं वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोहक बल लगाया गया है तो वह समान दूरी पर रुकेगी और अतः एक्स वाई जेड आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4.9 है तो उनका वेगों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि माना
पहली वेग v1, दूसरी वेग v2, तो पहली वस्तु का गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। तो इसी तरह इसका दूसरा गति ऊर्जा के नियम से बना है। यहाँ पे देख लीजिए, जो कि 1/2 mv² बटा 1/2 mv² हो जाएगा। तो यहाँ से k1 बराबर k2 कर दिया है, यहाँ पे 4 ऊपर वाला है और k2 नीचे वाला, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, तो अंडर रूट करके 2.3 कर दिया। नेक्स्ट है 22। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है और सड़क में कार के चल पहियों के प्रत्येक पर एक प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो परिवर्तन आएगा कि यदि आर से कम हो गई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तेल के असंत भरा हुआ तेल का एक टैंक समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 और 24 दिया है वह इस तरह से है, देख लीजिए। हम लोग यहाँ पे हैं, 2003 में आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न कथन पे विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता है और 4 पहिए वाली वाहन है। तो पहला बोलता है वाहन मतलब जो वाहनी है बाहरी पहियों में पर उल्टेगा, दूसरा है अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगी, और चौथा है अंदर की ओर फिसलेगा। तो ये जो आपका है ना, बाहर की ओर फिसलेगा, साथ ही साथ अंदर की पहियों को उल्टेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ठीक है ना। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र अगर हम बात करेंगे तो एक है आपका v बराबर u प्लस ए टी, या इसी को आप लिख सकते हैं ए टी बराबर v माइनस यू। ठीक है ना। जैसे v बराबर होता है u प्लस ए टी, ठीक है, ए टी, इसी को हम लिख सकते हैं ना, ए टी बराबर v माइनस यू, और यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं, चूँकि a बराबर v माइनस यू बटा टी, तो इस तरह से देखिएगा v माइनस यू बटा टी, ऑप्शन नंबर जो है वो ए इज़ अ राइट आंसर है। ठीक है ना। तो चलिए, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।